आप सभी देख रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें कि हम राजस्थान अध्ययन का भाग 1 कवर कर रहे हैं हमारी ये लेक्चर सीरीज। अगर आप राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि आरएस से लेकर पटवारी, एलडीसी, रीट किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके लिए ये कोर्स, जिसमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जिसकी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है, तो हम बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। मैंने किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से एक बार मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइंस हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। हम सिर्फ उन्हीं से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे एग्जाम में। सिर्फ हम उनको ज़्यादातर जो पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप ये हाईलाइटेड करी हुई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। जब ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं टॉपिक वाइज लेसन्स वाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और भी बहुत कुछ फ्री नोट्स वगैरह आरएस या रीड के लिए हमको हमारे चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसको जाकर आज ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है राठौड़ वंश। उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो राठौड़ वंश कहाँ पर पनपा कहाँ, तो वो जोधपुर और बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये राठौड़ पहले राजस्थान के ही थे क्या? नहीं, ये यूपी से आए थे। ठीक है, राठौड़ पहले यहाँ पर आए यूपी से। ठीक है, तो कहा जाता है पाली के अंदर जो एरिया था, मारवाड़ एरिया में, वहाँ के राजा ने बहुत आक्रमण हुआ करते थे। तो वहाँ के जो ब्राह्मण वगैरह में इन लोगों को बुलाया था कि आप हमारी रक्षा करें। तो वहाँ पे मारवाड़ के अंदर छोटे से इन्होंने एरिया पर अपना राज्य स्थापित करा। ठीक है, जो मूल पर पुरुष कह सकते हैं जोधपुर राज्य का, वो था राव सिंहा, जिसने मारवाड़ के एक छोटे से भाग पर शासन किया था। ठीक है, आगे जाकर राव सिंहा का ही वंश का कह सकते हैं राव जोधा हुए। राव जोधा जी ने जोधपुर राज्य की स्थापना करी। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। राव जोधा जी ने 1459 में जोधपुर शहर को बसाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे चलकर जो इम्पोर्टेंट शासक हुए वो थे राव गंगा। राव गंगा का टाइम पीरियड था 1515 से लेकर 1532। इन्हीं के ड्यूरेशन में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो राव गंगा ने भी महाराणा सांगा की मदद के लिए अपने 4000 सैनिकों को सांगा के साथ भेजा था, सांगा के पास भेजा था। राव गंगा के बाद में, ठीक है, राव मालदेव हुए, जो राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये बहुत ही प्रतापी शासक हुए। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार काफ़ी कर लिया मारवाड़ का, और अपनी सीमाओं को ये हिंडौन सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ तक अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उन्हीं को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी, जिनका नाम था उमा देव। ठीक है, मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जेतसी को मारा था और अपना साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ में ही अपने शत्रुओं को बढ़ा दिया था, जिसमें जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर हो चुके थे इनके शत्रु। ठीक है, शेरशाह से हारने के बाद में हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उनको मालदेव पर भरोसा नहीं हुआ, तो मारवाड़ की शरण छोड़कर वो अमरकोट की ओर चले गया था। कौन? हुमायूं। ठीक है, जो कि शेरशाह शुरू से हारा था। एक गिरी सुमेर का युद्ध होता है 1544 में, शेर शाह शुरी जिसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, गिरी सुमेर के युद्ध में शेर शाह सूरी का सामना करना पड़ा था मालदेव की सेना को। शेरशाह सूरी ने चालाकी से मालदेव को अलग कर दिया, जिसके 2 सेनापति जेता और कुंपा अलग रह गए और मालदेव अलग हो गए। मालदेव छोड़कर उनको चले गए अपने राज्य में वापस। ठीक है, और जेता और कुंपा को अलग मतलब कर दिया गया, और जेता कुंपा को काफ़ी बुरा लगा इस टाइम पे, और उनको लगा कि हमारी स्वामी भक्ति पर यकीन नहीं है मालदेव को। तो इन्होंने दोनों ने ही शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था 1544 में।
जो कि सेनापति हुआ करते थे मालदेव के, और बहुत बहादुरी से इन्होंने ये युद्ध लड़ा और इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने युद्ध लड़ा कि शेरशाह सूरी जीत तो गया था, लेकिन वो हारते हारते जीता था। ठीक है, अगर मालदेव भी यहाँ पर होते तो शेरशाह सूरी हार चुका होता और हिंदुस्तान पर हिंदू राज्य होता, मुगल शासन कायम नहीं हुआ होता। ठीक है, इस युद्ध के बाद में, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतना भयंकर रूप से जेता और कुंपा ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, राजस्थान को इसलिए ही रणबांकुरों का देश कहा जाता है, लेकिन हमारी हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया और लोगों को बताया नहीं गया, सिर्फ मुगलों का ही बखान करा गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर प्रतापी शासक हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। मालदेव के पुत्र थे चंद्रसेन, जो कि एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। वह अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं करी। हमने महाराणा प्रताप को सुना है, ठीक है, जैसे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, वैसे ही मारवाड़ में ही राव चंद्रसेन हुए, जिन्होंने अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी, और ये आजीवन अपना जीवन इन्होंने पहाड़ों में और ऐसे बिताया, लेकिन अकबर के सामने कभी भी अपना सिर नीचे नहीं किया। ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप ने अपना स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजीवन अकबर से टक्कर लेता रहा। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। ठीक है, इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक हुआ। ठीक है, उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई, जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण ये जोधाबाई भी कहलाई, ठीक है, उसका विवाह जहांगीर के साथ किया। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो जो जोधाबाई और अकबर के बारे में हम टीवी में देखते हुए आ रहे हैं वो गलत है। ठीक है, जोधपुर की राजकुमारी थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी, भीरमाल की पुत्री थी, वो थी हरकूबाई, जिसका विवाह अकबर के साथ में हुआ था, जिसका नाम बदलकर मरियम कर दिया गया था। वहीं जोधपुर की जो राजकुमारी थी उसका नाम था मानभाई, और जिसे जोधाबाई के नाम से जाना गया। ठीक है, उसका विवाह जहांगीर के साथ में किया गया, जिसको जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं, जो प्रतापी शासक हुए मारवाड़ का वो थे जसवंत सिंह, जिन्होंने धर्मर के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था। ठीक है, धर्मंद के विरोध कब हुआ था? 1658 में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था, परंतु इसमें शाही सेना की पराजय हो गई थी। जसवंत सिंह भी घायल हो गए थे, युद्ध छोड़कर आ गए थे, और जब ये युद्ध छोड़कर आए तो कहा जाता है इनकी जो महारानी थी, इन्होंने जोधपुर दुर्ग के द्वार बंद कर दिए। ठीक है, और इनको काफी बुरा बोला, बोलकर आपको वहीं मरकर आ जाना चाहिए था, हम भी यहाँ पर जोहर कर लेते। ये कैसा राजपूत है जो कि युद्ध से मुंह मोड़कर आ गया है। फिर जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब से लड़ा था। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में 1659 में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ा था, परंतु वह मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह वीर साहसी और कूटनीतिक था। उसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा था। मोहनोत नैन्सी भी उसका मंत्री था। मोहनोत नैन्सी की पुस्तक नैन्सीरी ख्यात मारवाड़ परागना विगत लिखी गई, जो कि राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ मानी गई है। ठीक है, आगे चलकर जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है दुर्गादास राठौड़ का। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब
का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। ठीक है, और अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया जब वो बड़ा हुआ, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ बहुत ही पॉपुलर थे और अजीत सिंह को वो देखा नहीं गया और षड्यंत्र रचाया गया वहाँ के दरबारियों के द्वारा। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ भी बहुत अच्छे पराक्रमी थे जिन्होंने ताउम्र किसी भी मुगल के आगे सिर नहीं झुकाया और अजीत सिंह को जगह जगह से बचाया था। ठीक है, दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफिया तुसनिसा के शरण दिया था और उनको कुरान की भी शिक्षा दी थी। ठीक है, जेम्स टोड ने राठौड़ों का सेल्यूसिस कहा है किसे? वीर दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर जाकर बीकानेर की स्थापना करी थी। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करी थी और बीका के पुत्र लाव लूण कर्ण ने इतिहास में कलयुग के कर्ण से नाम से जाना गया। तो बीका का पुत्र हुआ लाव लूण कर्ण और लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। ठीक है, और इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, अलग अलग शासक तो हुए। ठीक है, इसी के साथ में राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कराया था, तो ये नाम याद होना चाहिए कि बीकानेर किले का निर्माण किसने कराया था, वो राय सिंह ने था। और मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। हमने पढ़ा था जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर का पार्ट जांगल प्रदेश था। ठीक है, महाराजा अनूप सिंह भी हुआ यहाँ पर, जो कि वीर कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक था। उसने अनूप विवेक, काम प्रबोध, प्रबोध, चिंतामणि और गीत गोविंद का अनूपदय टीका लिखा। कौन कौन से टीके लिखे? अनूप सिंह ने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनूपोदय टीका लिखा। ठीक है, ये सब टीके बीकानेर के पुस्तकालय अनूप सिंह में हमको यहाँ पर देखने को आज भी मिलते हैं। किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र रहा। यहाँ पर प्रसिद्ध शासक सावन सिंह था, जिसने कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास के नाम से जाना जाता है, जो कि किशनगढ़ छोड़कर भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन चले गए थे। और किशनगढ़ में एक चित्रशैली हमको देखने को मिलती है। एक चित्रकार हुए निहाल चंद, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध भनी ठनी पेंटिंग को बनाया था। तो हमने इसी के साथ में हमारा राठौड़ वंश समाप्त कर लिया है। अगले लेक्चर में हम चौहान वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर ये, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। चौहान वंश अगला हमारा टॉपिक रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मोटिवेशन का कारण होता है, और लाइक भी करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।